आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उस देश की जहां इस वक्त सबसे बुरे हालात हैं। अगर आपको लगता है कि गाजा पट्टी में जो कुछ हुआ वो इतिहास की सबसे भयानक मानवीय त्रासदी है, तो जरा रुकिए, क्योंकि एक और देश है जहां पिछले 2 साल से एक ऐसा नरसंहार और गृहयुद्ध चल रहा है जिसने गाजा को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया की मीडिया और सोशल मीडिया इस पर बहुत कम बात कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूडान की। पिछले कुछ दिनों में अचानक से सूडान ट्रेंड करने लगा है, और ऐसा हुआ है एक शहर की वजह से, अल फाशिर। इस शहर में RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने जो कुछ किया, उसके फोटो और वीडियोस इतने भयानक हैं कि वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं। सड़कों पर लाशों के ढेर, बर्बाद मकान और रोते हुए बच्चे। ये तस्वीरें एक नई जेनोसाइड की गवाह हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गाजा के बाद जिस तरह इजराइल के बायकॉट की मुहिम चली, ठीक वैसी ही एक मुहिम अब सूडान के लिए भी चल रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार बायकॉट हो रहा है इजराइल का नहीं, बल्कि एक मुस्लिम देश का, वो भी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों में से एक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सूडान में चल क्या रहा है? ये लाखों की तादाद में मरने वाले लोग कौन हैं और इन्हें बेदर्दी से मारने वाले कौन हैं? इस पूरे मामले में UAE का क्या रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी जंग में सोने यानी गोल्ड का क्या कनेक्शन है? आज के इस वीडियो में हम सूडान के इतिहास से लेकर आज तक की पूरी कहानी समझेंगे। इसके हर पहलू को डेटा और एविडेंस के साथ देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो आप इस नक्शे को देखिए। ये है सूडान, अफ्रीका का ये तीसरा सबसे बड़ा देश, जो कभी और भी बड़ा हुआ करता था। 2011 से पहले इसका दक्षिणी हिस्सा भी इसी का अंग था, जो अब एक अलग देश साउथ सूडान बन चुका है। ये विभाजन ही सूडान की पहली बड़ी उथल पुथल थी। भारत की तरह सूडान भी लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा। 1956 में उसे आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद भी लोकतंत्र यहाँ कभी टिक नहीं सका। यहाँ की कहानी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसी ही है, जहाँ सेना हमेशा सियासत पर भारी रही। चलिए आपको मिलवाते हैं इस कहानी के सबसे अहम खलनायक से, जिसका नाम है ओमर अल बशीर। ये वो शख्स हैं जिन्होंने सूडान पर सबसे लंबे समय तक, पूरे 30 साल राज किया। 1989 में खुद एक आर्मी जनरल होने के नाते उन्होंने एक सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता पर कब्जा किया, और फिर अगले 3 दशकों तक वो सूडान के तानाशाह बने रहे। लेकिन जिस तरह से वो सत्ता में आए, उन्हें हमेशा उसी का डर सताता रहा। डर था कि कोई दूसरा जनरल उनका भी तख्ता पलट कर देगा। इसी डर ने एक राक्षस को जन्म दिया। तानाशाह ओमर अल बशीर ने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए एक खास तरह की पर्सनल आर्मी बनाई। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो अल बशीर के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को बेरहमी से कुचल दे। शुरुआत में ये फौज जनजातीय मिलिशिया के रूप में थी, जिसे जंजावीद कहा जाता था। ये ज्यादातर सूडान के दारपुर इलाके के अरब पृष्ठभूमि के लोगों से बनी थी। अल बशीर ने इन्हें खूब पाला पोसा। जब भी देश के किसी कोने में कोई विरोध होता, इन्हें भेजकर उसे खत्म कर दिया जाता। इनके अत्याचारों ने दारपुर में 2000 के दशक में 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसे ही दारपुर जेनोसाइड कहा गया। 2013 आते आते अल बशीर ने इस अनियंत्रित भीड़ को एक संगठित रूप दे दिया। इसका नाम रखा गया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF, और इसका कमांडर बनाया गया एक युवा, महत्वाकांक्षी और बेहद क्रूर इंसान, मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे RSF इतनी ताकतवर हो गई कि उसे आधिकारिक तौर पर सूडान की एक पैरामिलिट्री फोर्स घोषित कर दिया गया। अब सूडान में 2 समानांतर सेनाएं थीं, एक देश की रेगुलर आर्मी SAF और दूसरी ये RSF। और यहीं से शुरू हुई सूडान की 2 धड़ों में बंटने की कहानी। 2019 आया। दशकों के अत्याचार के बाद सूडान की जनता सड़कों पर उतर आई। ब्रेड एंड फ्रीडम के नारे लगाए जाने लगे।
ये प्रदर्शन इतने विशाल थे कि ओमर अल बशीर की नींव हिल गई। और यहाँ किस्मत का सबसे बड़ा आयरनी देखिए, जिस आरएसएफ को अल बशीर ने अपनी सत्ता बचाने के लिए बनाया था, उसी आरएसएफ ने अल बशीर का साथ छोड़ दिया। आरएसएफ के कमांडर हेमेदती और रेगुलर आर्मी के कमांडर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने मिलकर अल बशीर का तख्ता पलट कर दिया। 30 साल का तानाशाही शासन खत्म हो गया। लोगों को लगा कि अब देश में लोकतंत्र और शांति आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सत्ता एक सॉवरेन काउंसिल के हाथ में आ गई, जिसके सह प्रमुख थे जनरल अल बुरहान रेगुलर आर्मी और जनरल हेमेदती आरएसएफ। ये दोनों शेर एक ही गुफा में रहने लगे। शुरुआत में तो काम चलता रहा, लेकिन जल्द ही सत्ता और संसाधनों को लेकर इन दोनों में टकराव शुरू हो गया। आखिरकार 15 अप्रैल 2023 को वो दिन आ ही गया। सूडान की दोनों सेनाएं, रेगुलर आर्मी एसएएफ और आरएसएफ, आपस में भिड़ गईं। राजधानी खार्तूम में टैंकों, भारी तोपों और हवाई हमलों की आवाजें गूंजने लगीं। ये जंग आधिकारिक तौर पर तो सत्ता के बंटवारे को लेकर था, लेकिन असली वजह थी सूडान की दौलत पर एकाधिकार। जनरल अल बुरहान चाहते थे कि आरएसएफ को रेगुलर आर्मी में मिला लिया जाए, यानी हेमेदती की ताकत खत्म हो जाए। वहीं हेमेदती चाहते थे कि उनकी आरएसएफ एक स्वतंत्र सेना बनी रहे और सत्ता में उनकी भागीदारी बरकरार रहे। ये दोनों अपने अपने अहंकार और लालच की वजह से टकरा गए, और इस टकराव की कीमत चुकानी पड़ी है सूडान की बेबस जनता को। अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, तब भी ये जंग जारी है। पिछले 2.5 साल में इसने जो तबाही मचाई है, उसके आंकड़े डरावने हैं। आधिकारिक आंकड़े 15,000 मौतों की बात करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मानना है कि मरने वालों की असली संख्या 1,50,000 से 2 लाख के बीच है। भुखमरी और बीमारियों की वजह से अब तक 5 से 6 लाख बच्चों की मौत हो चुकी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर घंटे एक बच्चा भूख से मर रहा है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। इनमें से 80 लाख से ज्यादा आंतरिक रूप से विस्थापित हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। सूडान दुनिया का सबसे बड़ा भुखमरी संकट बन चुका है। 2.5 करोड़ लोग, यानी देश की आधी आबादी को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है। अगर आप आज सूडान के नक्शे को देखें तो वो 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। राजधानी खार्तूम समेत देश का पूर्वी और उत्तरी हिस्सा रेगुलर आर्मी एसएएफ के कब्जे में है, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सा, खासकर दारफुर और कोर्डोफान का इलाका, आरएसएफ के कब्जे में है। और यहीं आता है अल फाशिर शहर का मामला। अल फाशिर दारफुर का एक बड़ा शहर है, जो पिछले 18 महीनों से आरएसएफ के घेरे में था। अक्टूबर 2024 के आखिरी दिनों में आरएसएफ ने इस शहर पर कब्जा करने के लिए बड़ा हमला किया, और कब्जा करने के बाद जो हुआ वो इंसानियत के लिए एक काला दिन था। सैटेलाइट इमेजेस और ग्राउंड रिपोर्ट्स ने जो खुलासा किया वो सदमा देने वाला है। सड़कों पर सैकड़ों लाशें बिखरी पड़ी थीं। आरएसएफ के लोगों ने घर घर जाकर लूटपाट और हत्या की। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले सामने आए। अस्पतालों को निशाना बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इसे जेनोसाइड और युद्ध अपराध करार दिया है। ये वही दारफुर है जहां 20 साल पहले जंजावीद ने नरसंहार किया था। आज उन्हीं के उत्तराधिकारी आरएसएफ ने ये कहर ढाया है। इसी घटना ने दुनिया का ध्यान फिर से सूडान की ओर खींचा है। लेकिन सवाल ये है कि आरएसएफ इतनी ताकतवर कैसे हो गई? इतने महंगे हथियार, सैनिकों की सैलरी और लॉजिस्टिक सपोर्ट आखिर आता कहाँ से है? इसका जवाब हमें खाड़ी के एक अमीर देश में मिलता है। जैसे ही 2023 में जंग शुरू हुई, जनरल अल बुरहान ने यूएई पर आरोप लगाया कि वो आरएसएफ को फंड और हथियार मुहैया करा रहा है। उन्होंने तो यूएई के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एमबीजे को स्टेट माफिया तक कह दिया। यूएई ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन यूएन एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल मीडिया जैसे बीबीसी, द न्यूयॉर्क टाइम्स और एनजीओ की कई रिपोर्ट्स ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। ये खुलासा है गोल्ड स्मगलिंग का। दोस्तों, सूडान सिर्फ एक गरीब देश नहीं है, ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर देश है।
और सूडान का ज़्यादातर सोना उसके पश्चिमी इलाकों दारफुर और कोर्डोफान में पाया जाता है, जो लगभग पूरी तरह से RSF के कंट्रोल में है। अब यहाँ से एक गुप्त नेटवर्क शुरू होता है। सोने का अवैध खनन RSF दारफुर में सोने के खानों पर कब्जा करती है। वहाँ स्थानीय लोगों से जबरन मजदूरी करवाकर सोना निकलवाया जाता है। इस निकाले गए सोने को पहले पड़ोसी देश चाद ले जाया जाता है। चाद से ये सोना UAE के लिए उड़ान भरने वाले विमानों में लाद कर रास अल खैमा या दुबई पहुंचा दिया जाता है। दुबई दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मार्केट में से एक है। यहाँ पहुंचते ही ये ब्लड गोल्ड पूरी तरह से लीगल हो जाता है। इसे रिफाइन करके दुनिया भर में बेच दिया जाता है। इस पूरे नेटवर्क से RSF को अरबों डॉलर की कमाई होती है। यही पैसा उनके हथियार, सैलरी और प्रोपेगेंडा का स्रोत है। और इस नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा UAE को हो रहा है, क्योंकि वो बहुत सस्ते दामों पर सोना हासिल करके उसे बहुत महंगे दामों पर बेच रहा है। ये एक विन विन सिचुएशन है RSF और UAE के लिए, लेकिन सूडान की जनता के लिए ये एक लूज लूज सिचुएशन है। दुखद बात यह है कि सूडान के इस संकट पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया बेहद धीमी और कमजोर रही है। गाजा और यूक्रेन के मुकाबले सूडान को मिलने वाली मीडिया कवरेज और मानवीय सहायता बहुत कम है। UAE ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और अल फाशिर की घटना की भी निंदा की है, लेकिन सबूत इतने ज़बरदस्त हैं कि अब दुनिया की नज़रें UAE पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, सूडान की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक तानाशाह की सत्ता बचाए रखने की लालसा ने एक राक्षस RSF को जन्म दिया। कैसे दो जनरलों के अहंकार ने एक पूरे देश को आग के हवाले कर दिया, और कैसे एक अमीर देश UAE की गोल्ड की भूख एक गरीब देश के खून से सनी हुई है। ये सिर्फ सूडान की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। अगर हमने आज इस पर आवाज़ नहीं उठाई तो कल कोई और सूडान बन सकता है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको सूडान की पूरी सच्चाई और हालात की स्पष्ट तस्वीर दिखा दी होगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही गहरी व तथ्यपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।